हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर का जो हमारा सीटेट एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य अब चुनिए। यहाँ पे होगा क्या है, यानी कि विकास के विषय में क्या है, इसमें जो लाइन लिखा हुआ है सही है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि विकास एक दिवसीय और एक आयामी होता है, ये तो नहीं होगा। विकास परिवर्तनीय है। अगला हमारा ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू डी इक्वल टू होता है एच इंटू क्या होता है, एच इंटू ई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे सी भी नहीं होगा। सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक ही गति से विकास के स्टेज को प्राप्त करते नहीं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास क्या है, विकास परिवर्तनीय है, यानी कि कभी विकास क्या होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। परिवर्तनीय है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चों अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। फ्रेंड्स आपको हम बता दें, मांसपेशियों से पहले क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। फ्रेंड्स आपको हमने बताया है इससे पहले कि जब भी हम सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं, यहाँ सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमारा वो क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, यानी कि शीर्षगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा है कि शारीरिक लक्षण जैसे कि आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग किस पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स आपको हमने बताया है कि किसी भी बच्चे का जो आंखों का रंग होता है, उसका ऊंचाई होता है, वह अपने माता पिता के वंशानुगत चलते हैं, यानी कि उनके के द्वारा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें क्या है, मुक्त पर्यावरण कारक, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा वंशागत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के सामाजिकरण का क्या पूछ रहा है, प्राथमिक संस्था क्या है। फ्रेंड्स आपको हमने कितनी बार समझाया कि हमारा प्राथमिक संस्था क्या होता है, हमारा घर और परिवार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा सिर्फ अपनी मूर्त होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे मूर्त होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है ना मूर्त, वो मूर्त होगा। मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स आपको हम बता दें, मूर्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तुएं हमारे सामने रखी हुई है, मान लीजिए यह गेंद है, यह हमारे सामने जब हम इसको देख रहे हैं तो यह कौन सी वस्तु हो जाएगी, मूर्त वस्तु हो जाएगी। तो जब वह सामने देख करके वस्तुओं को ही समझ पाता है तो वह हमारा कौन सा अवस्था हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा मूर्त शक्यात्मक अवस्था, जिसमें वह सामने दिखा हुए वस्तुओं को ही वह समझ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वह सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं। तत्पश्चात उसे एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसने स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स जब भी हमें कोई भी चीज़ बच्चे को दिखाते हैं, सबसे पहले बच्चे को पेंसिल देते हैं, पेंसिल के आकार को, फिर उससे जब कोई दूसरा वस्तु दिखाते हैं तो उसे भी क्या बोलता है, पेंसिल ही बोलता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ
समावेशन बोलते हैं। समावेशन यानी कि जो था उसी को वह समझ रहा है। अगर हम उसके 4 पैर वाले कुत्ता को कहेंगे कि कुत्ता है, या फिर गाय को दिखाएंगे तो वह गाय को भी क्या बोलेगा, कुत्ता बोलेगा। तो इस स्थिति को हम लोग समावेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। जोन, समीपस्थ विकास क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ जेड पी डी, जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, एक सर्किल होता है जिसमें किसी विद्यार्थी को अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए उसे सहायता दी जाती है। इसका प्रतिपादन ZPD यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया है, वाइगोस्की ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर है। यानी कि पियाजे और वाइगोस्की दोनों के बीच क्या है, अंतर है। पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की, यहाँ पे वाइगोस्की होगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है, थोड़ा सा वाइगोस्की होगा, उनके संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि पियाजे जो है वह सामाजिक क्रिया की बात नहीं करते हैं, जबकि वाइगोस्की जो है सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में बात करते हैं। सामाजिक संस्कृति के रूप में कौन बात करते हैं, वाइगोस्की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता और आप पर गर्व महसूस करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में। फ्रेंड्स, फातिमा यह कहती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें क्या बोलेगा, सब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहेगा। तो यह हमारा किस में आ जाएगा, यह हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, सकारात्मक अधिगम माहौल हमें निर्मित करने के लिए क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता के समान अवसर दे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 सही होगा, क्योंकि सभी बच्चों को हम समान अवसर देंगे तभी सभी बच्चों क्या होगा, सकारात्मक सोच निर्मित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा के प्राथमिक विशेषता कौन सी है। फ्रेंड्स, आपको प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हमने बताया है कि जिसमें कि बच्चे को बहुत ही अधिक क्या होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, बच्चों का अधिक महत्व हो, बच्चा का जो कुछ गलत हो उसको क्या किया जा सके, सुधार किया जाता है। बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन करना ये नहीं होगा, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करना नहीं होगा। पाठ्यक्रम और आकलन में लचीलापन। देखिए फ्रेंड, हमारा जो पाठ्यक्रम है और उसका जो मूल्यांकन करने में उसमें लचीलापन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा धीरे से सीखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को हम एक ही डंडे से हाके। ठीक है फ्रेंड, हमें अपने पाठ्यक्रम और आकलन में क्या करना है, लचीलापन रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यवसाय के संप्रत्य मिस होता है कंसेप्ट। बिजनेस के कंसेप्ट को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाया। इस युक्ति में उसके छात्रों में कौन सी ज्ञान विकसित होगी या क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट मोनिका जो अध्यापिका है वो बच्चों को पढ़ा रही है, जिसमें यह दिखा रही है कि पुरुष जो है महिलाओं का काम कर रहा है और महिलाएं जो है पुरुष का कार्य कर रही है। इसी को हम लोग कौन सा कहेंगे, गैर पारंपरिक कार्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो परंपरा से चल रहा है, पुरुष सिंह आग देती है, तो उसमें क्या दिखाया है, महिला आग दे रही है और पुरुष आग नहीं दे रहा है। इसे हम लोग कहते हैं गैर पारंपरिक। तो वह कौन सा
छात्रों में कौन सा ज्ञान विकसित होगा? तो छात्रों में सबसे पहला ज्ञान ये ऑप्शन नंबर जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन नहीं, ये तो बात नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता लचीलापन को प्रोत्साहित करें, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जेंडर रूढ़िवादिता था जिसमें कि पुरुष ही आग देंगे, उसको हटा करके क्या दिखाया गया लचीलापन करके कि महिला भी आग दे सकती है। यह हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है, कम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? फ्रेंड्स, जब भी नहीं रहे क्वेश्चन में तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका आंसर देना है। उच्च श्रेणी के चिंतन, विश्लेषण तो उच्च श्रेणी का है, मूल्यांकन करना, रचना करना ये भी है। इसमें जो है रिकॉल करना यानी कि याद करना, इसमें कोई उच्च कौशल की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमा बाध्यता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? फ्रेंड्स, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में जो आया है उसमें यह क्या बताया गया कि बौद्धिक के क्रियाशीलता में जो कम है, बौद्धिक जिसका बुद्धि कम चलता है, उस व्यक्ति को हम किससे संबोधित करेंगे? ऐसा थोड़ी हम उसको बोल देंगे मानसिक मंदित, ये भी नहीं बोलेंगे। ऑप्शन बी में है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति नहीं कहेंगे, मानसिक विकलांग इस सब नहीं कहेंगे। हम क्या बोलेंगे, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिससे कि उसका ज़्यादा इंसल्ट नहीं हो समाज में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी विधि समावेशन का अनुरूप नहीं है? फ्रेंड्स, फिर से हमारे क्वेश्चन में आ गया नहीं आए तो हमें वो समावेशन का मतलब क्या होता है कि सभी को साथ लेकर के चलना या होता है विविधताओं को सराहना और महत्व देना। ठीक है, ये भी हमारा सही होगा। अलग अलग को क्या करना, सराहना देना, महत्व देना, ये हमारा समावेशन है। सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी सही है, सभी बच्चों को हम सिखा रहे हैं। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी में हमारा क्या बोल रहा है कि श्रवण क्षमता वाले विद्यार्थियों को अलग विद्यालय का प्रावधान करें। नहीं फ्रेंड्स, हम समावेशन में ये नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जो कम सुनते हैं उस विद्यार्थी को ऐसा थोड़ी हम कि अलग विद्यालय में डाल देंगे, तो वो हमारा समावेशी शिक्षा थोड़ी हुआ। समावेशी शिक्षा का मतलब यह कहता है कि अगर कोई बच्चा कम भी सुनता है तो हमें उसे समान विद्यालय में ही उसे शिक्षा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है और सारा दिन एक पंखा के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि राजन एक स्टूडेंट है, वह अकेले ही सब कुछ खेलता है, कूदता है, जो भी करता है सिर्फ अकेले ही करता है और दूसरे से आंख नज़र नहीं मिला पाता है। तो यह उसका कौन सा विकार है, यानी कि यह उसका कौन सा बीमारी है, विकार है हम बोल सकते हैं। तो मांसपेशिया दूर विकार ये नहीं होगा। स्वालीन क्रम विकार, हाँ हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वालीन यानी कि खुद में लीन रहना। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाना और उलट फेर करके लिखना और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय अगर शब्दों को आगे करना होगा, पीछे करना होगा या लिखने में उसका स्थान बदलने में उसे कठिनाइयाँ आए तो वह किस प्रकार की समस्याओं से जूझता है? तो फ्रेंड्स, उसमें हम उसको बोलेंगे डिस्लेक्सिया। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक दो क्वेश्चन, एक ये है ऑप्शन सी है डिसकैलकुलिया, यानी कि गुणज से मैथमेटिक्स से संबंधित हुआ था, हमारा सी से संबंधित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उलट फेर करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चीज के विषय में खुशबू असाधारण रूप से सोचना और समस्याओं के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि खुशबू कोई एक स्टूडेंट है, वह क्या करती है, किसी भी समस्या को समाधान ढूंढने के लिए विशेष प्रकार के वह क्या करती है, समस्या समाधान ढूंढने की क्षमता
को क्या करती है, खोजती है, यानी कि इस समस्या को कैसे अलग तरीक़ा से समाधान कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट कहते हैं। यानी कि अगर उसके सामने समस्या आया तो उस समस्या को समाधान करने के लिए बारे में अलग अलग प्रकार के सोचना ही क्या हो जाएगा, क्रिएटिव स्टूडेंट होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक शिक्षक कुछ लिखे सामग्री एवं सब्जियां और फलों को की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थियों इस परिचर्चा को अपने पूर्व विज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का कंसेप्ट, संप्रत्यय में होता है कंसेप्ट, सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। यानी कि कोई शिक्षक है वह बच्चों को फल की तस्वीर दिखाते हुए छात्रों से चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वह यानी कि यह जो कॉन्सेप्ट विकसित कर रहे हैं शिक्षक, वह बच्चों में कौन सा कॉन्सेप्ट विकसित कर रहे हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर, ज्ञान के निर्माण में। फ्रेंड्स उसमें बच्चों को शिक्षक क्या कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खुशबू एक अध्यापिका है, ठीक है, जिसमें यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहा है। यह योग्यता क्या कहलाती है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि खुशबू एक टीचर है, समझे, वह किसी भी विद्यार्थी के जगह पर अपने आप को खुद को रख करके यह महसूस करके उस विद्यार्थी के साथ क्या बीत रहा है। यह जो योग्यता होती है उस टीचर में, खुशबू में, वह कौन सी योग्यता है। तो फ्रेंड्स हमारा सिंपैथी ये तो होगा नहीं, हमारा तदा अनुभूति होगा, क्योंकि उस इम्पैथी उस स्थान पे खुद को रख करके। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।